Hello and welcome back to day 7 of most expected question series with detailed analysis and we are targeting UPSC prelims examination 2020। तो सर तैयार हैं आप? प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस और हम यहाँ पर कर रहे हैं बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस फैक्ट्स की, एलिमिनेशन टेक्निक, कॉन्सेप्ट एंड कॉमन सेंस। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statement with reference to special provisions related to specific classes. The Constitution has not defined the backward classes of citizens in India. The Constitution has defined the person who belong to Anglo-Indian community. बताइए दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सर करेक्ट पूछा है, बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट है नॉट डिफाइंड द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइंड नहीं किया है और कॉन्स्टिट्यूशन ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को डिफाइंड किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बिल्कुल डिफाइन नहीं किया और यहां तक कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स का, बैकवर्ड क्लास का टर्म का यूज भी नहीं किया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है, क्लासिफाई करता है कि सिटीजन्स में शेड्यूल्ड कास्ट कौन होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होंगे और बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है सर। ओबीसी की लिस्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा और ये डायनेमिक लिस्ट है। यहाँ पर कास्ट और कम्युनिटी को ऐड भी किया जाता है और इनको रिमूव भी कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दियर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में डिफिनेशन दी है, वो डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर सीट्स रिजर्व फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब? तो एससी एसटी की सीट्स कहां पर रिजर्व हैं? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? देखिए इसका आंसर है 1 एंड 3, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आंसर है बी। आर्टिकल 334 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है सर। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी रिप्रेजेंटेशन की बात करता है हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बाई नॉमिनेशन। ये आर्टिकल 334 कहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल और कॉन्सेप्चुअल सवाल ये पूछा जा सकता है सर, प्रोबेबिलिटी तो है इसकी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैव बीन यूज्ड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस? 1971 पॉपुलेशन सेंसस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट, इनकम डिस्टेंस। तो बताइए सर कौन से पैरामीटर को यूज किया है 15th फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल डिवोल्यूशन के लिए? वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब होता है सर सेंटर जब स्टेट्स को डेवलूट करता है पैसे, तो सेंटर के पास जो पैसा होता है वो जब स्टेट्स को देता है उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। और स्टेट्स जो आपस में बांटते हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। अगर स्टेट्स आपस में जो पैसे जिस तरह से लेंगे उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज किया है 15th फाइनेंस कमीशन ने? बताइए। देखिए 14th फाइनेंस कमीशन ये 5 पैरामीटर्स को यूज करता था, ऊपर के 5। इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन ऑफ 1971, पॉपुलेशन ऑफ 2011, एरिया एंड फॉरेस्ट कवर, और ये उसका परसेंटेज है। ठीक है सर। अब 15th फाइनेंस कमीशन है वो पॉपुलेशन 1971 को यूज नहीं करता है, फॉरेस्ट कवर को यूज नहीं करता है, यानी 2 एलिमिनेट हो गए पहले वाले से और 3 नए पैरामीटर्स को लाया है। फॉरेस्ट कवर की जगह ये फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे ध्यान देता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे और टैक्स एफर्ट पे। ठीक है सर। तो 3 नए पैरामीटर ऐड किए हैं और पहले वालों में से 2 को एलिमिनेट कर दिया है, पॉपुलेशन ऑफ 1971 एंड फॉरेस्ट कवर। बाकी 6 पैरामीटर्स का यूज करता है 15th फाइनेंस कमीशन। परसेंटेज आप देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? अगर 1971 पॉपुलेशन सेंसस का यूज नहीं करता, अगर आपको इतना भी पता है तो यहाँ पे एलिमिनेशन लग जाएगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 5 एंड 6। ठीक है सर। तो ये आंसर मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके लिए लगा दी है। एनके सिंह जो हैं इसके चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। The election commissioner, the chief election commissioner is appointed by the president and holds office till his pleasure.
रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। बताइए कौन सा आंसर सही है। सर कॉमन सेंस का सवाल है, अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो जरूर करता होगा, पर जो इनका ऑफिस है वो उनके प्लेजर पर डिपेंड नहीं करता होगा। ठीक है सर, तो ये होल्ड ऑफिस टिल हिज प्लेजर, ये गलत है। इनको कैसे रिमूव किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह। रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? बी, ओनली 2। ये मैंने आपके लिए आर्टिकल 324 में क्या लिखा है वो भी लगा दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। इट्स जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड बाय द एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला ऑप्शन एकदम गलत है। यूपीएससी भी इंडिपेंडेंट बॉडी है और पार्लियामेंट जो है वो ऑथराइज नहीं करता है कंडीशन ऑफ सर्विस, प्रेसिडेंट ऑथराइज करता है। तो इसका ऑप्शन जो 1 है उसमें पार्लियामेंट की जगह अगर प्रेसिडेंट होता तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन होता। तो पहला गलत है, दूसरा एकदम सही है। इट्स जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर सकता है। तो ऑप्शन एकदम सेकंड सही है, तो आंसर हो गया बी। ये मैंने आपके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग कॉमेट प्रोग्राम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर आपको अगर कॉमेट प्रोग्राम के बारे में नहीं भी पता है, इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है वहां पर, क्योंकि ये कॉमन सेंस से भी हो सकते हैं। पढ़िए ऑप्शंस। इट इज कोलैबोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। It aimed at improving the public service delivery mechanism through the training of public servants. It is being implemented in all the states and union territories in India. मैंने आपको कल बताया था कि जब भी all, none, only ऐसे शब्द हों तो समझिए वहां पर थोड़ा सा आपको कॉशियस होने की जरूरत है। अगर ऑप्शन आप थर्ड पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये ऑप्शन एकदम गलत है, तो एलिमिनेट कर दीजिए तीसरा। तो सी एंड डी आर एलिमिनेटेड। तो आंसर क्या हो गया सर? 1 एंड 2। अब इन दोनों के बीच में चुनना है तो ये दोनों जनरल स्टेटमेंट है। इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एकदम करेक्ट है। एंड इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म थ्रू द ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो गया सर? बी। ये कॉमेट प्रोग्राम के लिए लगा दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव यही है कि ये इंप्रूव करना चाहते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एंड प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड कॉमेट जो है 6 स्टेट्स में लॉन्च हुआ है, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है सर, पायलट बेसिस पे, इसलिए वो वहां पर जो लिखा था ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल। कोड ऑन वेजेस 2019 तो न्यूज में था। रिसेंटली न्यूज एम्स एट अचीविंग द गोल्स इनविसाज्ड अंडर डीपीएसपी, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट। सर ये है कॉन्सेप्चुअल सवाल, आपको सोचना पड़ेगा इसमें। बताइए क्या है इसका सही उत्तर। कोर्स ऑन वेजेस 2019। देखिए इसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ एवरीथिंग। प्रियम्बल में बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात करता है वहां पे। तो कोड ऑन वेजेस 2019 एकदम परफेक्ट बैठता है। एंड डीपीएसपी का जो आर्टिकल 43 है वो इसी बारे में बात करता है। और ये मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर विस्तार से लगा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज करेक्ट? It is caused by the virus that spreads through microscopic droplets released in the air. People with HIV, human immune deficiency virus, are less likely to get TB than are people without HIV. तो HIV जिनको नहीं है उनको ज़्यादा होने के चांसेस है TB, और जिनको है उनको कम होने के चांसेस है, ऐसा लिखा है बी में। And C, it is the single most lethal infection disease globally today, and China has the highest number of TB cases yet reported in the world. बताइए क्या है इसका सही उत्तर।
आपने पकड़ लिया होगा, सही उत्तर क्या है? ए, इट इज कॉज्ड बाय नॉट द वायरस, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और बाकी स्टेटमेंट सही लिखा, तो ये यहाँ पर वायरस नहीं होता, बैक्टीरिया होता, तो एकदम स्टेटमेंट ये सही होता। तो करेक्ट पूछा है तो ये गलत हो गया, माफ कीजिएगा, करेक्ट पूछा है तो ये गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। पीपल विथ ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस HIV आर लेस लाइकली, सर ये मोर होना चाहिए, मोर लाइकली टू गेट TB देन आर पीपल विदाउट HIV, तब ये सही होता, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। It is the single most lethal infection disease globally today, and China has the highest number of TB cases yet reported in the world. So China do not have highest number of cases. India do have the highest number of cases, TB cases yet reported in the world. तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गया सी आंसर। तो इसका आंसर सी है सर, ये गलती से मैंने बोल दिया, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट पूछा है, तो सर करेक्ट हो गया सी। ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और पीपल जो उनको HIV है वो ज़्यादा प्रोन है, उनको जल्दी होने के चांसेस हैं, और इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है। ठीक है सर, तो TB इज वन ऑफ द टॉप 10 कॉजेस ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो द सिंगल मोस्ट लीथल डिसीज टुडे कॉज्ड बाय द सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद रेफरेंस टू उम्मीद, सर उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर आपको उम्मीद नहीं पता है तो फुल फॉर्म पे जाइए और इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, कॉमन सेंस से भी होगा ये। सर पहला है, इट विल हेल्प इंप्रूविंग काउंसलिंग, प्रीनेटल टेस्टिंग एज वेल एज मल्टी डिसिप्लिनरी केयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इट विल ओवरसी द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। It will screen pregnant women and newborn babies for inherited genetic disease. It will screen people coming from outside India for genetic disease. बताइए उत्तर क्या होगा? देखिए इसका चौथा ऑप्शन एकदम गलत है, तो चौथा एलिमिनेट कर दीजिए सर। बाहर से जितने लोग आ रहे हैं उनका हम कोई स्क्रीनिंग नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। ये बाकी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही दिए हुए हैं सर, ये मैंने आपके लिए लगा दिया है उम्मीद का फुल फॉर्म के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज स्टार्टेड दिस प्रोग्राम एंड उम्मीद डज नॉट हैव स्क्रीनिंग प्रोविजंस फॉर फॉरेन विजिटर्स। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ CAG ऑफ इंडिया। द CAG कैन कंडक्ट द ऑडिट्स ऑफ लोकल बॉडीज। CAG reports on the execution of programs by ministries are discussed by the Public Account Committee। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बताइए। देखिए सर इसके तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है। CAG एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 148 में दिया है। CAG जो है वो लोकल बॉडीज का भी ऑडिट करती है, एकदम सही है। और CAG जो रिपोर्ट्स देती हैं उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो उसको डिस्कस करती है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। Question number 11, with reference to double jeopardy, consider the following statement. The term double jeopardy is mentioned in the Constitution. The protection against double jeopardy extends to producing before administrative authorities apart from before a law of court of law। बताइए क्या सही है? डबल जियोपार्डी का मतलब होता है सर एक ही गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा देना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको एक गलती की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो ये टर्म एकदम मेंशन नहीं है, ये टर्म मेंशन नहीं है, डबल जियोपार्डी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये बात जरूर करता है, इट रिफर्स टू जुडिशियल पनिशमेंट एंड गिव्स इम्यूनिटी टू पर्सन फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इसके बारे में जरूर बात करता है, पर ये ऐसा टर्म मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एंड अगर ये आपको किस चीज़ के लिए डबल जियोपार्डी, अगर कोर्ट ने आपको एक सजा के लिए एक बार आपको पनिशमेंट दे दी है तो उसी ऑफेंस के लिए आपको कोई भी कोर्ट दोबारा सजा नहीं देगा कोर्ट। लेकिन अगर आपके पास कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उससे आपको कोई सजा मिली, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं सर, उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेल एक्सटेंड टू प्रोसीडिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये गलत है सर, इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अगर कोई प्रोसीडिंग्स कर रही हैं आपके ऊपर, उससे आपको कोई सजा मिल रही है, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि आपको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा मिली है। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, तो ये चीज क्लियर रखिएगा एकदम। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर डी, नीदर 1 नीदर 2।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विद रेफरेंस टू एलुवियल सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स डिस्प्लेस क्लोज रिलेशन विद इट्स पेरेंट मटेरियल। हायर कंटेंट ऑफ सैंड पार्टिकल इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बताइए कौन सा सही है। पहला एकदम गलत है सर, है ना, क्योंकि जितना भी एलुवियल सॉइल नॉर्थ इंडियन प्लेन में है वो तो हिमालयंस के पार्टिकल्स हैं, वहां से उनको ब्रेक डाउन करके पार्टिकल्स को लाते हैं और यहाँ पे ले डाउन किया जाता है ना। तो पेरेंट्स मटेरियल यानी यहीं के पत्थरों से वो मिट्टी नहीं निकली है, वो जो मिट्टी बनी है ये एलुवियल सॉइल है, वो हिमालयंस के हिमालय में जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके हिमालय को वो पार्टिकल से बनी हुई है। तो ये पहला ऑप्शन एकदम गलत है। दूसरा इसलिए गलत है सर, जितना ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स कंटेंट होगा सॉइल में उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी, है ना, ज़्यादा नहीं होगी। तो हायर कंटेंट ऑफ सैंड पार्टिकल इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये गलत है। डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, डिक्रीज होता तो सही होता। तो आंसर क्या हो गया सर, नीदर वन नीदर टू। Which of the following is are likely या possible consequences of construction of series of multi-purpose dams across गंगा रिवर। तो गंगा रिवर में अगर खूब ढेर सारे डैम्स लगा दिए जाएं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। श्रिंकिंग ऑफ रिवर डेल्टा नियर द माउथ ऑफ द रिवर, लाइकली डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन मशीर फिश, लोअरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल। तो बताइए क्या होगा उत्तर। कॉमन सेंस लगाइए सर। देखिए इसका आंसर तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप डैम लगा के पानी को रोक रहे हैं तो टाइम ज़्यादा मिलेगा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, तो ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज होगी। तो ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज होगी तो लोअर नहीं होगी, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। तो सी और डी हटा दीजिए। वन एकदम सही है। आप डैम बना देंगे तो रिवर डेल्टा श्रिंक हो जाएगा क्योंकि स्पीड वाटर की कट जाएगी, इसलिए वहाँ पर डेल्टा नहीं बना पाएगी, पानी उतना पहुँच ही नहीं पाएगा। तो पहला एकदम सही है। और पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी की पॉपुलेशन जितनी भी होगी डैम्स बनाने पे कम होती है। तो साइड से बात है, गोल्डन मशीर फिश का जो पॉपुलेशन होगा वो डिक्रीज होगा। तो आंसर क्या हो गया, ए बी 1 एंड 2। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स समटाइम्स कंसिडर्ड व्हाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून। तो भारत के मानसून में जो जब फोरकास्ट किया जाता है तो कुछ फैक्टर्स दिए हैं, उनको आप कंसिडर कीजिए। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ला नीना, हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। अब बताइए कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं इन तीनों में जिससे मॉनसूनल एक्टिविटीज ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, यानी भारी वर्षा होगी, इंटेंसिफाई हो जाएगा मॉनसून हमारा। बताइए इन तीनों में से कौन से फैक्टर हैं। देखिए नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल जब भी होगा तो जो इंटेंसिटी होगी मॉनसून की वो कम हो जाएगी नेगेटिव होने के कारण। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता तो वो और पुश करता, सपोर्ट करता मॉनसून को, तो उससे मॉनसून जो होता वो इंटेंसिफाई हो जाता। तो पहला बिल्कुल नहीं होगा। तो सर पहला एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर हो गया 2 एंड 3। ला नीना होगा। अगर एल नीना होता तो भैया मॉनसून में दिक्कत होती, मॉनसून इंटेंसिफाई नहीं होता बल्कि घट जाता। ला नीना है तो सपोर्ट करेगा, और तिब्बतन प्लेटू जितना ज़्यादा हीट करेगा तो उतना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा तिब्बतन प्लेटू के ऊपर, और लो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बनेगा और वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उतना ज़्यादा जब मूव करेंगे विंड्स तो भारी वर्षा होगी। ठीक है सर, तो आंसर क्या हो गया, सी 2 एंड 3। समझ आ रहा है ना सर। एक्सप्लेनेशन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15, टर्म्स एंड रिलेटेड टू। तो भैया ये टर्म्स दिए हैं, ये किससे रिलेटेड है आपको मैच करना है, बताना है बेसिकली। मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल, चैंग E4 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या जेमिनी फिशर नेविगेशन। तो कौन सा सही मैच है बताइए। देखिए जो चैंग E4 है चाइना का मिशन है, लूनर मिशन। तो ये चंद्रमा की फार साइड पे लैंड कराया है इन्होंने और सदर्न पोल पे, है ना। तो चैंग E4 लूनर मिशन है बेसिकली, ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो आंसर 2 एकदम एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। तो जेमिनी क्या है, जेमिनी इज गगन इनेबल्ड मरीन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, ताकि फिशरमैन का नेविगेशन और उनको इंफॉर्मेशन दी जा सके, इसलिए जेमिनी है। और मिशन शक्ति तो आपको पता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। ठीक है सर, ये मैंने लिख भी दिया है, गगन इनेबल्ड मरीन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, ताकि फिशिंग के लिए बता सके उनको कि पोटेंशियल फिशिंग जोन कहाँ पे हैं, डिजास्टर के लिए वार्निंग दे सकें फिशरमैन को, ये सब काम के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड विद द फॉलोइंग एक्ट्स। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कब खत्म कर दी गई थी इंडिया में, किस एक्ट के द्वारा।
इट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए चार्टर एक्ट याद करने बहुत आसान है, बस 20-20 साल का गैप है। तो 1793, 1813, 1833, 1853, तो चार्टर 4 एक्ट हैं, तो आप याद कर सकते हैं आराम से। और कंपनी की जो मोनोपोली थी वो चार्टर एक्ट 1813 से खत्म कर दी गई थी, ठीक है सर। और दो में टी और ट्रेड विद चाइना में कंजर्व थी, वो 1833 को कंप्लीटली हटा दिया गया था उनकी मोनोपोली को, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैमिली फार्मिंग रिसेंटली इन द न्यूज। तो फैमिली फार्मिंग के बारे में बताइए। इट रिलाइज प्रीडोमिनेंटली ऑन द फैमिली लेबर। ईयर 2018 to 2028 हैव बीन डिक्लेयर्ड द यूएन's डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। तो बताइए कौन सा सही है। इसमें दोनों ऑप्शन एकदम सही हैं सर, ठीक है सर। ये रहा आपके लिए एक्सप्लेनेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज के बारे में बात की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन बी टेकन अप फॉर द एफॉरेस्टेशन अंडर द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। एग्रीकल्चरल फील्ड, एरियाज अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अनयूज्ड फैलो लैंड, रोड साइड्स, पंचायतन लैंड। तो कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहां पर हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के अंतर्गत, बताइए। इसका आंसर है सर ऑल ऑफ दीज, सब जगह कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में भी, एरिया अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अनयूज्ड फैलो लैंड, रोड साइड्स एंड पंचायतन लैंड, ऑल ऑफ दीज। Which of the following organizations were established under the provisions of the Wildlife Protection Act 1972? बताइए। सेंट्रल जू अथॉरिटी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कौन से ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा बनाए गए हैं। सर ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये पीसीए के द्वारा बनाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इसके अंतर्गत बनाया गया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है सर। तो ये आंसर गलत है, तो 2 गलत है, तो 2 एलिमिनेट कीजिए। आंसर क्या हो गया 1 and 3। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। आज का आखिरी सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। The unemployment rate among 30 to 40 age group is more than 20 to 30 age group. Tripura is the state with the highest unemployment level. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है। सर ये जरूर देखिएगा एग्जाम में, हर सवाल में ये जरूर देखिएगा कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, वरना आपको आता हुआ सवाल गलत कर देंगे आप। देखिए त्रिपुरा इज द स्टेट विद द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, एकदम सही स्टेटमेंट है, यानी इस सवाल के लिए गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 30 से 40 एज ग्रुप में कम है, लेस है, और 20 से 30 की एज ग्रुप में ज़्यादा है। यानी जो 20 से 30 साल के युवा हैं उनमें ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, और 30 से 40 के जो एज ग्रुप के हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो 30 से 40 होते होते एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाता है मतलब। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ये गलत है ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 ओनली। ये मैंने आपके लिए लगा दिया है। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ये 20 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, और अपना स्कोर भी जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, और मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा सर, शेयरिंग इज केयरिंग। तो आई होप कि आप शेयर करेंगे। ये मेरी टेलीग्राम लिंक है, मैं पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, इसके आंसर्स को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर, मेरी सीरियस एडवाइस है आपको, ठीक है सर। तो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।